कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। खेलना वगैरह बंद कर दीजिए। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। पढ़ाई करें, पढ़ाई स्टार्ट करें। बिल्कुल। अच्छा, आज हम आपको इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो केमिस्ट्री का मेन पॉइंट है, केमिस्ट्री का आधार है, जिसके बगैर केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आ सकती, कभी कुछ आ नहीं सकता। केमिस्ट्री में कुछ नहीं सीख सकते आप। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम समझने वाले हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया तो रसायन विज्ञान की सारी बातें समझ में आ जाती हैं। सब कुछ समझ में आ जाता है। बस आपको याद करना बस बच जाता है। समझ में हर चीज़ आ जाती है। सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम बनती है, वो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत समस्या वाली बात है। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पूरी केमिस्ट्री जीरो है आपके लिए। आपको सिर्फ रट करके आप पास हो सकते हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़रूरी है। आप केमिस्ट्री में जो एटम है, परमाणु जिसे कहते हैं हिंदी में, और मॉलिक्यूल यानी अणु, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में आपको 2 ही 3 चीज़ पढ़ने को मिलेगी, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, सब्सटेंस अर्थात पदार्थ यानी मैटर। तो एटम और मॉलिक्यूल, ये 2 चीज़ें आप नहीं भी जानते कोई ज़रूरत नहीं। एटम के बारे में चाहे एक बार भूल जाएं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भूलना चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर हम कभी पूछें कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपका जवाब होना चाहिए कि अंतिम कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तुरंत फास्ट रिप्लाई। फिर ये भी दिमाग में आएगा, जब आपको पढ़ा दिया जाएगा तो ये भी दिमाग में आना चाहिए कि ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये आपकी जो परिवर्ती संयोजकता को व्यक्त करता है, यानी इनकी जो बैलेंसी है वो चेंज हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है। माने बैलेंसी 2 और 3 भी आयरन दिखाता है, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें और ज़्यादा रहेगी। 10-10, 12-12 बैलेंसी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर होगा तभी ये चीज़ें आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं आता, शुरुआत की चीज़ नहीं आती, बाद में क्या करेंगे, समस्या बनेगी। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अच्छे से समझें, अच्छे से देखें, और अगर एक बार कोई गड़बड़ी समझ में आए तो उसको दोबारा समझिए, तो आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंफर्म हो जाए। तो चलिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे, जो केमिस्ट्री का मुख्य पॉइंट है। इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम शुरुआत से करेंगे। ये बोरबरी के अकॉर्डिंग चलता है, और हम बोरबरी से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए ताकि हमें केमिस्ट्री समझ में आए। अच्छा, यहाँ पर कोई, जब हमने बोला कि एटम और मॉलिक्यूल, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, यानी इसको परमाणु कहते हैं और इसको अणु कहते हैं। इसकी हम लिखे देते हैं अणु, और ये परमाणु। ये 2 चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री में पूरी तरह से यूज होती हैं, हर समय यूज होती हैं। तो हम इनके बारे में ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एटम की बात करें, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है, फास्फोरस एक एटम है, एल्युमिनियम एक एटम है। ये सारी चीज़ एटम है। अब ये अणु क्या होता है? जब यही चीज़ें आपस में मिल जाते हैं, आपस में एक दूसरे से मिल करके कोई यौगिक बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब कभी मिल जाते हैं तो यहाँ पर NH3, जिसको हम अमोनिया कहते हैं, अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलता है तो अमोनिया बनता है, और ये अमोनिया एक अणु है, और ये सारे एटम है। ये आपका मॉलिक्यूल है। जब मिल करके परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। और परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। किसी भी एटम जो की बात कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम यूनिट होती है, सूक्ष्मतम पार्टिकल होता है, माइक्रो, सबसे सूक्ष्म कण होता है, जिसको हम एटम कह रहे हैं। अच्छा,
और भी एग्जाम्पल्स के रूप में अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ऑक्सीजन भी आपका एटम है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, जो भी सारे हैं ये सारे के सारे आपके एटम हैं। लेकिन ये जब आपस में मिल जाते हैं, अभी 2 लोग मिले, हो सकता है कि इनमें से कोई आपस में 3 लोग मिल जाए, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए, तो कभी कभी ये बन जाता है Al और OH का होल थ्राइस, ये बन जाता है। तो ये सारी चीजें, ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक कंपाउंड है, यौगिक है, अणु है, इसको हम यौगिक कहते हैं, यौगिक या कंपाउंड। ये कंपाउंड, ये यौगिक, ये मॉलिक्यूल, ये अणु, ये 4 नामों से जाना जा सकता है। ये आपका कंपाउंड है, एक यौगिक है, ये एक आपका मॉलिक्यूल है जो परमाणुओं से मिलकर के बना है। तो ये सारी चीजें, परमाणु और अणु में काफी अंतर है। परमाणु हमेशा सिंगल में होते हैं, सिंगल, और इनको प्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट इंग्लिश से, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट से। बहुत से साइंटिस्टों ने इनके लिए शुरुआत में बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया था। फॉर एग्जांपल्स में अगर आप कहें कि जो सबसे पहले डाल्टन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ सिंबल दिया था। हाइड्रोजन के लिए सिंबल दिया था उन्होंने एक राउंड यानी सर्किल विद द डॉट, सर्किल के साथ एक बिंदु। इसी प्रकार से जिंक को दिया था ए सर्किल विद द जिंक। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, उन्होंने ऐसी चीजें दी। एटॉमिक की जो एटॉमिक अर्थात परमाणुओं की जो सिंबल्स हैं उनको दिया, उन्होंने बताया। बहुत सारे 10-20 ठो बताए, थक गए, हार गए। और सबसे बड़ी बात तो वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, बहुत समस्या थी इनको याद करने में, समझे में नहीं आएगा कौन किसका है, कितने याद करेंगे। इसके बाद जो IUPAC यानी IUPAC जो सिस्टम आया, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी परमाणु का नाम है उसका पहला अक्षर लिया जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। यदि कोई सेम सेम हो रहा है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, तो ऐसा कहा गया कि फॉर एग्जांपल में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की स्पेलिंग ऐसे हाइड्रोजन, और हीलियम के लिए अब ये स्पेलिंग, दोनों का जो पहला अक्षर है यहाँ पर तो यच कहा गया, पहला अक्षर तो लेना ही लेना है। लेकिन इनमें जब दोनों में सेम है तो फिर कैसे पहचानेंगे कि ये हाइड्रोजन है कि हीलियम है? तो समस्या बन रही थी। तो उन्होंने बोला कि पहला अक्षर लिखना है, इसके बाद जो उच्चारण की दृष्टि से अच्छी तरीके से सुनाई देने वाला हो, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने का जो अर्थ है अच्छे तरीके से हो रहा हो, उस शब्द को साथ में ले लाना है। ज्यादातर फाइनली सेकंड नंबर का अक्षर आता है और कभी कभी बीच का भी आ जाता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन को तो यच ही कर दिया, इसके बाद अब इसमें डिफरेंट करना चाहते थे तो उन्होंने सेकंड नंबर के अक्षर को भी ले लिया और यच ई कर दिया, हीलियम हो गया। ये फर्स्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ये चीज कर दिया। इसके बाद और भी जैसे एग्जांपल में मैग्नीशियम, अब ये मैग्नीशियम जब किया गया तो इसका सिंबल बना दिया गया यम, और इसके बाद आप सोचें यम ए, मैग्नीशियम यम ए, तो यहाँ पर यम ए नहीं कहा गया, यहाँ पर यम जी राइट किया गया। मैंने जैसा कि बताया कि जो उच्चारण की दृष्टि से होगा, पहला अक्षर तो होना ही होना है, कैपिटल में रहेगा, इसके बाद जो स्मॉल अक्षर आना है सेकेंड वाला, तो उसमें हमने ये कहा कि कुछ ऐसा एलिमेंट का जो अक्षर आ रहा है उस स्पेलिंग में, उसमें पहला नाम के बाद जो अक्षर है उसमें से कोई सा भी एक लिया जा सकता है जो उच्चारण की दृष्टि से अच्छे तरीके से होगा। या मैं कहेंगे एम, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या बोला, लेकिन अगर कहें एम जी तो एम और जी मतलब एम जी, क्लियर हो रहा है कि जी ही बोले हैं। थोड़ा सा एम ए में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे नामों में परिवर्तित किया गया है इनको, जिससे उच्चारण आसानी से हो और सुनने में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए।
ये सारी चीज़ें आपकी नॉमेनक्लेचर किया गया IUPAC सिस्टम के आधार पर। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सीधे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। परमाणु का, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा देखिए, मान लीजिए एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि वो चाहे तो 11th का स्टूडेंट हो, चाहे 12th का स्टूडेंट हो, 9th का हो, 10th का हो, ये सारी चीज़ के लिए, सारी क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी क्लास के हों तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। अगर आप BSc के भी हैं और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भूल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, एक बार याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि जो पूरा परमाणु होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अर्थात पेन कह सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसमें नाभिक 2 पार्टों में परमाणु बटा होता है। एक तो आपका सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, और बाहर की जो एरिया है उसको हम सेल कहते हैं या कक्षा कहते हैं। इसकी स्पेलिंग में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सेल की स्पेलिंग यही रहेगी। अच्छा, तो अंदर का भाग नाभिक और बाहर का भाग सेल अर्थात कक्षाएं, जिसमें नाभिक में आपका कौन कौन रहने वाला है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहेंगे, और यहाँ पर बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली होते हैं और ये निगेटिव चार्ज होते हैं, ये आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन आपके निगेटिव हैं, जानकारी होगी। अच्छा, फिर अब सीधी बात पर आ जाते हैं कि परमाणु की जो कक्षाएं हैं, परमाणु की नाभिक के बाहर पहली कक्षा को हम K नाम देते हैं, फिर ABCD के आगे क्रम में बढ़ते जाएं, K, फिर L, फिर M, फिर N, M, और है तो N, और है तो O, और है तो P। आपके बस माइंड में यही अब नहीं आना चाहिए कि हम K से तो शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी बात है। K का नाम K से इसलिए शुरुआत किया गया, भैया हमारे लिए नाम रखना है, चाहे K से रखें चाहे P से रखें, वो तो नाम रखना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि जैसे स्कूलों में लव कक्ष, ध्रुव कक्ष, प्रहलाद कक्ष, कार्यालय कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, बाबू कक्ष, जो भी लिखा रहता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी वही काम किया गया है कि K कक्ष, L कक्ष, M कक्ष, N कक्ष, इनके कक्षाओं के नाम रख दिए गए हैं ताकि आसानी से हम समझ सकें कि कौन सी कक्षा की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ नाम रखा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप नाम इसको याद कर सकते हैं, K, L, M, N, O, P, Q, R ऐसे। बस प्रश्न आता है कि बहुत ज़्यादा कहाँ तक, जेड तक तो नहीं चले जाना, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि जो पहली कक्षा K है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं अधिकतम। नाभिक के बाहर मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं, लेकिन नाभिक के बाहर कक्षाएं हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में कितने रह सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा अर्थात K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में 8 रह सकते हैं, इसमें 18 रह सकते हैं और इसमें 32 रह सकते हैं। ये बेटा 2n² के आधार पे चल रहा है। बोरबरी ने बताया था कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, 2n² हो सकती है अधिकतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो n की जगह आप क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 अदर, मतलब जिस कक्षा में आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल में आप यहाँ पर ज्ञात करें कि चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, अर्थात n बराबर आपको 4 ले लेना है। इस 2n² में जैसे ही आप n की जगह पर 4 रखेंगे तो इस तरीके से कुछ 2 और 4 चौको 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर का मीन्स होता है 4 × 4, ये होता है बराबर 4²। ठीक है, 2 बार इस मल्टीप्लाई करना। अगर 4 की पावर 3 होता तो ऐसे कर सकते थे 4 × 4 × 4 अर्थात 64, इस तरह से आ जाता। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सॉल्व किया इसको, 32 इक्वल आया। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर में K, L, M, N अर्थात N वाली सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा,
अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इसी नंबर पे आधार पे ये बोरबरी का फर्स्ट रूल है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, जहाँ n इक्वल KLMN कक्षाएं हैं। अच्छा, अगर हमारे पास परमाणु में सिर्फ 2 कक्षाएं हैं तो सिर्फ यही वाली हमारी बाहरी कक्षा होगी, अर्थात K के बाद जो L है, इस परमाणु में L कक्षा सबसे बाहरी कक्षा मानी जाएगी। और जिसमें सिर्फ एक ही कक्षा है तो वो पहली ही कक्षा सबसे बाहरी भी मानी जाएगी, और पहली कक्षा मानी जाएगी और सबसे बाहरी भी मानी जाएगी। मतलब जिसके बाद जितनी कक्षाएं हैं, तो अब इसमें बाहरी कहें हम तो K, L, M और N, अर्थात इसमें बाहरी कक्षा N कक्षा है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर सीधा सा आते हैं। देखिए, जब वीडियो ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप YouTube पर यादव केमिस्ट्री क्लासेस अतर्रा सर्च करके आप 11th क्लास के लिए वीडियो पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड, आप वहां पर समझ करके वहां पर जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। यादव केमिस्ट्री क्लासेस अतर्रा सर्च करिए यूट्यूब पर, चैनल आ जाएगा, तो उसमें आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वहाँ पर पा सकते हैं सभी प्रकार के वीडियो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित। और 12th क्लास के लिए जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना सब्जेक्ट का पा सकते हैं लेसन बाय लेसन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आते हैं तो आपके पास केवल एक ही प्रॉब्लम आती है कि जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक आपको नहीं मालूम। परमाणु क्रमांक बेटा याद करने पड़ेगा, मैं एक बार लिखता हूँ। ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम इज 13, सिलिकॉन 14 और फास्फोरस यहाँ पर 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, इसके बाद आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट CO 27, निकिल Ni 28 और इसके बाद कॉपर 29 और जिंक 30। ये आपके 30 तक के एटम हैं, परमाणु हैं, और जिनके मैंने कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको हेल्प मिले इसलिए मैंने सभी के परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पर लिख दिया है। सभी का परमाणु क्रमांक है, ये आपका परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक है। इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि एटॉमिक नंबर इस साइड में लिखा जाता है, पीछे साइड में बेहतर तरीका है लिखने का। कोई भी परमाणु लिखें उसके साइड में नीचे साइड लिखना है। जब भी परमाणु क्रमांक लिखें तो नीचे लिखें, परमाणु भार लिखें तो ऊपर लिखेंगे। जरा परमाणु भार भी थोड़ा सा देख ही लीजिए, इसे लगे हाथ। हाइड्रोजन का 1 है, ऊपर परमाणु भार आप यहाँ लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं घात के रूप में आप लगा सकते हैं। छोटी अंकों में लिखना है जैसे घात लगी होती है मैथ में। तो 1 हीलियम का होता है 4, 2 दूनी 4,
और 3 दूनी 6 एक 7, इसका होता है 7, थोड़ा सा लगभग दूना होता है, इस हिसाब से चलेंगे। अब जरा एकदम फिक्स नहीं है कि एकदम दूना होता है, दूना हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, बेरिलियम 8, बोरान 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, 8 दूनी 16, फ्लोरीन 19 होता है। और इसका हो गया आपका 10 दूनी 20, और इसका होता 11 दूनी 22, 23, इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। मैग्नीशियम का बिल्कुल सेम 24 है, इसका 27 है, 13 दूनी 26, 1 27। सिलिकॉन का 28 होता है, और फास्फोरस का 31 होता है, 15 दूनी 30, 1 31, अभी लगभग दूना ही है, आप आसानी से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। सल्फर का 32 होता है, जस्ट दूना, 17 दूनी 34, 1 35.5 इसका होता है, ये यूज होता है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 35.5। अच्छा, 18 आर्गन का 40, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, इसका 40 है, और इसका 39 है, और इसका फिर 40 है। फिर इसके बाद इनकी कोई ज़रूरत हमको किसी भी एटम की नहीं पड़ेगी, कुछ की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन का पड़ेगा, और यहाँ पर Ag वगैरह कुछ न्यूमेरिकल में पढ़ते हैं, Au की, Ag की, न्यूमेरिकल्स में आपको एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर आपको बता दिया जाएगा। जनरली आपको 15-20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें ज़रूरत है 20 तक के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करने के। परमाणु क्रमांक आपको 30 तक आने चाहिए, लेकिन परमाणु भार जो है वो लगभग 40 यानी 20 के जो कैल्शियम है उसका तक आ जाए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा परमाणु क्रमांक इसका भी आप लिख सकते हैं, इसका 47 होता है, और अगर ये कहें सोना ये, तो इसका होता है 79, है ना, और इसका होता है 47, Ag सिल्वर है, और ये सोना है, आरम। ठीक है, तो जनरली आप सिंबल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी जिसका नाम जहाँ से शुरू हो रहा है उसका उसी तरीके से, मैग्नीशियम का M से, एल्युमिनियम का A से, सिलिकॉन का S से, इसका मतलब है जहाँ से नाम शुरू हो रहा है वहीं से उसका सिंबल बना हुआ है। और कुछ ही ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके उसकी लैटिन भाषा के आधार पर नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम है, आपका नाम सोडियम है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो देखिए कैसा भयंकर तरीके से है, यन से शुरू है, इसको हम नाइट्रियम कहते हैं। इस नाइट्रियम का जो नाम है वो लैटिन नाम है, नाइट्रियम से ही ये आपका Na से सिंबल आया है। खैर कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, मैंने इनके सभी के नाम बता दिए, पढ़ करके लिख रहा था, बोल करके लिख रहा था, आप बैक करके इनके नाम को समझ सकते हैं। जिस सिंबल में आपको दिक्कत है उसका नाम आपको मिल जाएगा, सभी एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। परमाणु भार भी मैंने लिख दिए हैं। अब इसके बाद जितनी भी परमाणु भार की कभी ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो उसके लिए आपके पास दिया रहेगा, ऑप्शन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आसानी से काम हो जाएगा। अब इतने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइनली हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में अब मैंने सब कुछ बता दिया। फॉर एग्जाम्पल में आपके पास सोडियम मैंने लिया और एटॉमिक नंबर इज 11, तो 11 का जो परमाणु क्रमांक है इसका, एक्चुअली परमाणु क्रमांक थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं। ये आपका नाभिक हो गया, प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 और न्यूट्रॉन इज 12, एंड इसकी जो बाहरी कक्षाएं हैं जरा इसको अच्छे से समझ लो। देखिए हमारे पास जो प्रोटॉन है किसी भी उदासीन परमाणु पर, उदासीन मीन्स जब उस परमाणु पर कोई भी आवेश ना हो, कोई भी चार्ज ना हो, प्लस माइनस का कोई चार्ज ना हो, तो वो उदासीन परमाणु होता है। और उदासीन परमाणु पर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितनी रहेगी उतनी ही बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, क्योंकि कक्षाओं में बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन होंगे। तो इसमें प्रोटॉन 11 हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएंगे। इसका मतलब कक्षाओं में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अच्छा, फिर ये प्रोटॉन P11 क्यों लिख दिया? हमने बताया सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। एक्चुअली परमाणु क्रमांक जो होती है
वो इसी को हम डेफिनेशन के रूप में देते हैं कि नाभिक, देखिए, नाभिक में उपस्थित इन द प्रेजेंस इन न्यूक्लियस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की जो संख्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर आपका प्रोटॉनों की संख्या अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु भार क्या कहलाती है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या परमाणु भार कहलाती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। और इन दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 23। ये आपका क्या हो गया? परमाणु भार। परमाणु भार, इस परमाणु भार को हम Z से डिनोट करेंगे, Z से डिनोट करेंगे। अच्छा, परमाणु भार मैंने सोडियम का देख लीजिएगा 23 लिखाया था, इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। अगर आप सोच आपके मन में ये उठी होगी कि हमको पता कैसे चलेगा, परमाणु क्रमांक तो हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन परमाणु क्रमांक तो हम याद किए बैठे हैं कि भैया सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। हमको न्यूट्रॉन कहाँ से पता चलेंगे कि हम परमाणु भार निकाल लें? न्यूट्रॉन नहीं पता रहेगा तो परमाणु भार दिया रहेगा, परमाणु भार नहीं दिया रहेगा तो न्यूट्रॉन दिया रहेगा। परेशान ना हो, आ जाएगा सब कुछ, परेशान ना हो, बिल्कुल केमिस्ट्री आपकी हेल्प भी करेगी, परेशान ना हो। अच्छा, जो भी स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि आखिर हमको केमिस्ट्री पढ़ना क्यों है, केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, उससे हम क्या सीखेंगे, तो YouTube पर हमारे चैनल पर यादव केमिस्ट्री क्लासेस पर विजिट करें और वहाँ पर 11th क्लास का लेक्चर नंबर 1 है, उसमें आप जाकर के कोई भी क्लास का स्टूडेंट जा कर के देख सकता है और वो आपको क्लियर करेगी कि आखिर केमिस्ट्री आप पढ़ें क्यों और ज़रूरी क्यों है, इन फ्यूचर आपके लिए क्या लाभदायक होगी। वो सारी चीज़ आपको डिस्कस की गई है उस लेक्चर नंबर 1 में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें जैसे ही हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता है तो परमाणु भार ऑटोमेटिक आ गई। इसको ये परमाणु भार को हम A से डिनोट करते हैं और जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से व्यक्त करते हैं, Z से व्यक्त करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से व्यक्त करते हैं, परमाणु भार को A से व्यक्त करते हैं। इस Z को अर्थात परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या कही जाती है, तो हम P से भी बात कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे आ जाए। देखिए, हमारे पास सोडियम है, 11 परमाणु क्रमांक मान लीजिए आपने याद कर लिया है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब करेंगे। ये तो नाभिक हो गया, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है नाभिक, धनावेशित होता है। तो जब धनावेशित है तो हमने धन का चिन्ह बना दिया। बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणावेशित रहेगा। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, ये अभी पहली कक्षा है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरी कक्षा है, हम 8 भर सकते हैं। देखिए जरा हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 11 है। हम कितने भर चुके? 10, एक बचा। यहाँ पर जगह है क्या, उसको बैठा सकते हैं क्या? वो जो बचा है एक, उसको हम यहाँ पे भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। दूसरी कक्षा में भी जगह नहीं है, तो हमें मजबूरन तीसरी कक्षा बना करके और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रख देना है। अर्थात K में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, L, M, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इसको हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं। नाभिक बनाया, नाभिक के बाहर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसको ऐसे डॉट बना करके कहीं पर भी लगा सकते हैं, 2 डॉट। फिर इसके बाद दूसरी कक्षा बनाएंगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 8 भर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहीं पर भी 8 हो गए। और बाहरी कक्षा में फिर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं पर भी आप रख दीजिए। ये भी आपका रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ सोडियम एटम। इसके बाद हम बात करें और तरीका क्या है जो हम लोगों को करना सीखना है। यही है, बिल्कुल अंतर नहीं है। बस फर्क ये है कि हम इतना बड़ा बनाने के बजाय आप करेंगे कि सोडियम 11 = 2 पहली कक्षा में है, ये आपको मालूम चल जाए। आप सीधे आप संख्या लिखेंगे ना, क्या दिक्कत है। ये देखिए
पहली कक्षा अर्थात K फिर L और M, ये आपका एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ध्यान दीजिएगा एक विशेष बात कि कभी भी सोडियम ऐसे लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे मत कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर 281 नहीं लिखना है आपको, कामा लगा होना चाहिए। अच्छा, हमने कहा कामा लगा होना चाहिए, लो भैया हमने लगा दिया, ये देखो लग रहा है कामा भी लगाया, लेकिन ये भी अभी तरीका कुछ ठीक नहीं है। यहाँ भी 281 नजर तो आ ही रहा है, कामा आपका ज्यादा बड़ा कर दोगे तो 2 8 1 के बाद आप कामा ज्यादा कर दोगे तो ये समझे में नहीं आएगा कि लिखा कहाँ है, समस्या बनेगी। आप समस्या को दूर करने के लिए आप सबसे उत्तम तरीका अपनाएं, और ये तरीका बेटर, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा दूर दूर बना के लिखें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सबको दिख जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर हमने ऐसा क्यों किया। आगे बात कर लेते हैं। अब क्रम से चलते हैं जरा। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। 1 है, ज्यादा ऊंचे में है क्या बेटा, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉनें नहीं बचे हैं तो कक्षा खाली है तो खाली रहे, कोई दिक्कत नहीं। लिथियम है, 3 होता है। पहली कक्षा में हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर नहीं सकते, तो वो चाहे जितने लिए बैठा रहे, हमसे का लेना देना। पहली कक्षा में हम तो ये भरेंगे, बचेगा 1 उसको अगली कक्षा में बचेंगे। अब बाहरी कक्षा तो खाली रह गई, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये नहीं, वो खाली है, कहाँ से पाएंगे बताओ? आप खरीद के दे दोगे उसको इलेक्ट्रॉन, नहीं दे पाओगे ना, तो खाली रहने दो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो इसकी प्रॉब्लम है, इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसकी कक्षा में 1 है, बाकी सब खाली है। अच्छा, और भी बात करें, ऑक्सीजन 8 होता है, तो पहली कक्षा में 2 भर जाएंगे, इसके बाद जो बचे हैं वो इसमें आएंगे। अब बचे ही नहीं, ये खाली है, कोई दिक्कत नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। फिर इसके बाद बात करें और थोड़ा सा बढ़े, एल्युमिनियम 13, 2 फिर 8 भर देंगे, अभी भी जगह तो अब नहीं है, बचे 3 तो यहाँ भर देंगे। और बात कर लेते हैं, क्लोरीन 17, पहली कक्षा में तो 2 ये भरेंगे, दूसरी कक्षा में 8 भर सकते हैं, इससे ज़्यादा भर नहीं सकते, बचे जो 7 वो 7 यहाँ पर भर देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आपको करना है। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा सा और गहराई पर चलते हैं, और इसके बाद चलते हैं ताकि आपको कुछ और रूल समझ में आए। 2 आप क्या करेंगे, 2 फिर 8 और बाद में कर देंगे 9। काहे भैया? काहे कि पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा रख नहीं सकते, फिर दूसरी में भरेंगे, जब दूसरी में भरेंगे तो 8 तक भर देंगे, 8 के बाद अब यहाँ भी नहीं भर सकते, 2 बचे हमारे पास टोटल 9, और तीसरी कक्षा में हम पूरे के पूरे धर देंगे। काहे कि यहाँ पर आपको याद हो अगर, तो ये K कक्षा, L कक्षा और M कक्षा में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते थे, तो अभी तो हमने 9 रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बेबिंदास करेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हुआ? 18 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करने में आपको कहीं पर समस्या नहीं आई, यहाँ से क्यों समस्या बन रही है जरा देखें, इसको समझें। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। गलत इसलिए हुआ है कि हमने क्या कहा था कि जो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी, बाहरी कक्षा होगी, इसमें 2, 8 और 9 लास्ट में रख दिया, तो बाहरी कक्षा ये वाली है, इसके बाद तो कोई कक्षा बनी नहीं, बाहरी कक्षा ये है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जरा देख के तो बताओ। बोलोगे 12वीं कक्षा, बाहरी क्या बोलते हैं, 12वीं नहीं, बाहरी कक्षा में M कक्षा है और इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर हमने कौन सा गलत कर दिया है जो अगर 9 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं? हमारा तो गलत नहीं है, लेकिन आपने नियम ही नहीं पढ़ा। हमें बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग चलना है, भले ही नियम बोरबरी क्या कहता है हमें उससे मतलब नहीं, मैं बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। भैया बाहरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन से भूल करके भी ज़्यादा नहीं रखेंगे। बोलेंगे काहे, इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मैंने बेटा ये नहीं कहा कि M कक्षा में, हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा यहाँ पर
कि एम कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकते। मैंने ये नहीं कहा, हम कह रहे हैं यम में 18 रख सकते हैं। एम कक्षा तीसरे नंबर की कक्षा है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रखना है। अब मजबूरी है कि ये बाहरी कक्षा है, हम इसमें 8 से ज़्यादा भरेंगे नहीं, वो चाहे यम हो चाहे यन हो, हमसे क्या मतलब। जब रूल कह रहा है, मैंने ये कहा था कि इसमें ज़्यादा, इससे ज़्यादा भरे ही नहीं जा सकते। कम चाहे जितने भर दिए जाएं, कम चाहे जितने भर दिए जाएं, तो हम यहाँ 8 से ज़्यादा नहीं भरेंगे, क्योंकि हम रूल के अनुसार कहें तो कहता है कि बाहरी कक्षा में अर्थात अंतिम कक्षा में, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरना है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरना है। हमने 9 भर दिए तो गलत तो होगा ही। फिर क्या करें? बहुत सिंपल, पहले आपने जैसे भरा 2, फिर 8, फिर ये यहाँ तक भर गया, तो अब इसमें शुरू करेंगे। जब तक 8 भरा था तब तक गलत नहीं था, क्योंकि पहली कक्षा में भरे थे तो अब दूसरी में भरेंगे, दूसरे में भर गए तो अब तीसरी में भरना शुरू करेंगे। समस्या ये हो रही कि जब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हैं तो गलत हो रहा है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 9 हो जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप देखिए इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बचा है, क्योंकि ये टोटल हो गए 16, 2, 18 और 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है। इसका मतलब है अगर 1 इलेक्ट्रॉन हमें डालना है, इसमें डालते ही हमारे बाहरी कक्षा है, ये अभी बाहरी कक्षा है, 9 हो जाएंगे। तो हम क्या करें? इनमें नहीं भर सकते, इसमें भी भरने को मना कर रहा है, तो हम मजबूरन 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो यहाँ डाल देंगे। अब सही हो जाएगा। क्लियर है? बाहरी कक्षा में अब 1 इलेक्ट्रॉन है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थी बाहरी कक्षा में 9 होने से। बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। ओके, चलिए अब जैसे कैल्शियम है, अब आपको समझ में आ गया। 2 फिर 8, अब आप जानते हैं यहाँ पर 8 से ज़्यादा तो भरेंगे नहीं, बचे कितने? 2, तो हमें अगली कक्षा में भरना ही पड़ेगा। भर दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, सही हो गया। अच्छा, फिर 21 का जरा तीसरा रूल भी सुन लेना। 21 स्कैंडियम। अब इस स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। यहां पर देखो, स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। ये 21 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम भरा नहीं सकते, दूसरी में 8 से ज्यादा भरा नहीं सकते। देखिए हम दूर दूर लिख रहे हैं, बढ़िया लिखना चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर भी 8 से ज्यादा भर नहीं सकते, क्योंकि बाहरी कक्षाएं अभी, जब तक बाहरी कक्षा तब तक नहीं भर सकते 8 से ज्यादा। अब हमारे पास अभी तो 18 इलेक्ट्रॉन हुए, 19, अब 19 आएगा, फिर 20 आएगा और फिर बाद में 21 वाला आएगा। तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन तो शेष है ना, 18 हुए हैं यहाँ पर टोटल, और 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाहर खड़े हैं। मान के चलिए हमको उनको एक एक करके अंदर को बुलाना है, तो जब एक आएगा तो यहाँ नहीं भर सकता, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बाहरी कक्षा में गलत हो जाएगा, तो हमें मजबूरन यहाँ पे रखना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो 19 हुआ, एक को और बुलाएंगे, उसको भी यहीं बैठाल देंगे, तो अब हो जाएंगे 20 हो गए। अब तीसरे वाले को भी बुला के कहोगे यहीं डाल दें, तो फिर गलत हो जाएगा। मतलब 2 तक अभी सही था, 2 तक सही था जब डाल रहे थे 2, लेकिन अभी तीसरा भी आकर के जो बचा है उसको अगर यहाँ तीसरा कर रहे हैं तो फिर गलत हो रहा है। क्यों? ऐसे में तो सब चौपट हो जाएगा। यहीं डालते जाओगे, सब इलेक्ट्रॉन है अगर यहीं डालते जाओगे तो ये क्या करेगा? ये तो खाली पड़ा है ना, तब से इंतजार कर रहा है कि मेरे पास आओ भैया, मेरे पास भेजो भैया। अभी तक तो आप लोग कह रहे थे कि नहीं बाहरी कक्षा है, हम 8 से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब तो बाहरी कक्षा नहीं है यार, तरस खाओ मेरे ऊपर। यहाँ देखो भैया, बाहरी कक्षा यार ये है यार, काहे नौटंकी मचाए हो? ये बाहरी कक्षा है, मेरी कहाँ बाहरी कक्षा है? अब तो खाली न रखो मुझे, काहे भूखा रखे हो? मेरे पास तो जगह है भैया, पूरे 18 की जगह है, ये एम कक्षा है, काहे मुझे भूखा मार रहे हो भाई? हमारे पास भेजो। वहाँ काहे भूखे, उसको काहे दे रहे हो? जब मैं भूखा हूँ तो पाए उसे काहे? अपने घर का खिलाओ, बाद में उनको दो। तो वो समस्या बन रही है, क्योंकि जब ये इसमें काहे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो भाई? बाहरी कक्षा तो अब ये है, अब तो हम इसमें डाल सकते हैं ना। ये अंदर वाली कक्षा में तो मना नहीं किया गया कि अंदर वाली कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं डालना है। बाहरी वाली कक्षा के लिए कहा गया कि बाहरी वाली कक्षा में 8 से ज्यादा
नहीं भरना है तो हम अंदर वाली में भरेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक था। तो बोरबरी ने कहा था कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, और जब हम कक्षा में भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो 8 तक भरेंगे और इसके बाद यन का भरना प्रारंभ कर देंगे। और जब बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो पहले अंदर की ओर एक बार झांक लेना है। उन्होंने कहा कि जब बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉनों में आप भर रहे हों तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, लेकिन उसके बाद एक बार पहले अंदर जाके झांकना है कि क्या अंदर वाले भूखे तो नहीं सो रहे हैं। बाहर भोजन बांट रहे हो, अपने ही घर के अंदर के लोग खाए मतलब बिना खाए पड़े हैं, उनको तो एक बार देख लो कि कोई भूखा तो नहीं, बाहर बांटना। तो वो कह रहा है, बोरबरी ने कहा कि भैया बाहरी की कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद एक बार अंदर झांक लेना है। और अंदर वाला कह रहा है कि बाहर काहे डाल रहे हो, जब हम ही अभी भूखे बैठे हैं, मेरे पास तो 18 तक भर सकते हैं ना, काहे उधर दे रहा है। तो उनको आता कहता ठीक भैया ठीक, कोई बात नहीं, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है 1 या 2 के लिए छूट मिली थी, क्योंकि ये इसने कह दिया चलो ठीक है, अगर मैं बाहरी कक्षा हूं तो मेरे में न डालो 8 से ज्यादा, दूसरे और आगे वाली कक्षा में बढ़ा दो 1-2 ठो, कोई बात नहीं 1-2 चल दो। तो अब ये 2 चल तो 2 तक चल दिया। तीसरा जो बचा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पुनः भैया इसी में आ जाएगा, और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में प्रवेश करेगा। और जब प्रवेश किया तो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो गौर कीजिए, 2 8 और यहाँ पर 9 बन गया, यहाँ पर 2। अब आप कहोगे कि इसमें तो फिर भी 9 हो गए, पहले तो आप मना कर रहे थे तीसरे कक्षा में 9 ले, तीसरे कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन थे, सर जी मना किए थे, गलत था। अब कह रहे हैं सही है बेटा, मैंने ये कहा था कि बाहरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और देखो ये बाहरी कक्षा है, क्या ये बाहरी कक्षा है? नहीं है, बाहरी कक्षा तो अब ये बन गई। हमने कहा था जो लास्ट वाली कक्षा है वही बाहरी है, तो ये बाहरी कक्षा है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक है, बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते जब तक कि अंदर की कक्षाएं भरी ना हो। बहुत बढ़िया, आइए आगे। अब बात करेंगे मैग्नीज 25, 2 करेंगे फिर 8 करेंगे। आप जानते हैं 8 के बाद बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है। बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 8 2 10, 8 2 10 20 हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं बेटा कहाँ जाएंगे बताओ? वो अब 5 इलेक्ट्रॉन जो शेष हैं वो सारे के सारे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? इस वाली कक्षा में ये K है, ये L है, ये M है, इस कक्षा में आएंगे कि नहीं? बेटा यहाँ तो जगह ही नहीं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ तो फुल हो चुका है। जगह यहाँ पे थी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी हो सकते हैं जब अंदर की कक्षा पूर्ण भरी हो। पूर्ण तो भरी नहीं, बाहर के 5 इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, पूरे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के बना देंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 5 13 और ये 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ मैग्नीज एटम इज राइट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरह आपको सब कर लेने हैं, ठीक है? क्लियर है, समझ में आया? देख लो। अच्छा, अब और थोड़ा सा लास्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि अब फाइनल है, होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्लियर है, और भी ज़्यादा दिक्कत है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं अभी और भी अच्छे से तरीके से आपको 11th क्लास के जो लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाऊंगा, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए इसको देख लीजिए थोड़ा सा और। हमने अब 26 का कर देते हैं एक बार। 26 2 किया, 8 किया, फिर यहाँ पे 8 भरते हैं, फिर बाहरी कक्षा में 2 डाल देते हैं। बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डाल देते हैं, तो हो जाता है 2 8 8 6 14 हो गए यहाँ पर, और 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ आयरन हुआ। अच्छा, अब हम बार बार ये 2 लाइनें थोड़ी लिखेंगे। अगर हम कहें कि कोबाल्ट का लिखो, ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 8 15 और 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। बार बार वो 8 और प्लस 6 8 प्लस 7 ऐसा नहीं करेंगे, सीधा का सीधा आप जोड़ तोड़ के रख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। सीधा एक लाइन में ही आपको क्लियर करना है। चलो अब कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं जो केमिस्ट्री के रूल को भी फॉलो नहीं करते हैं, उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ।
जैसे मान लीजिए आपने जिंक लिया 30 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको याद हो चुका भाई, हमने लिखा दिया। फिर यहाँ पर 30 तो 2 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर आप जानते हैं 8 होगा, और फिर यहाँ पर होगा 2। तो हमको यहाँ पर 8 वाट नहीं लिखना है, अब सीधे यहाँ पे 2 लिखने के बाद यहाँ पर यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद जब हम जानते हैं कि यहाँ पे सुधारना पड़ता है तो हम यहाँ पर तो 2 लिखते ही लिखते हैं। इसके बाद जितने बचेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर फिल करते हैं। तो इस तरीके से 18 यहाँ पर बचेंगे और 18 पूरे के पूरे लिख देंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनकी कक्षाओं में, किसी भी एटम के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उनको उनकी कक्षाओं में बांटने की प्रक्रिया को ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों को बांटना है, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। अच्छा, अब एक्सेप्शन की बात है, थोड़ा सा जो अपवाद है इनको देखिए जरा। कॉपर 29, क्रोमियम 24। अच्छा, जब आप करेंगे तो 2 करेंगे, 8 करेंगे, आप यहाँ पे खाली छोड़ के 2 लिख देंगे, बात सही है कि नहीं, और यहाँ पे कर देंगे आप 17। जितना बचेगा वो यहाँ लाते हैं भाई, 8 भरते हैं, 8 पहले भरते हैं, फिर यहाँ 2 लाते हैं। अब बचे हुए जो 9 इलेक्ट्रॉन है ना, कि 10 20 20 9 इलेक्ट्रॉन बचे। ये 9 के 9 जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो आप देख पा रहे हो कि 17 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 17 रख दोगे और वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ क्रोमियम का 2 करोगे, 8 करोगे, यहाँ पर आप 12 रखोगे और यहाँ पे 2 रख, क्योंकि यहाँ 2 रखने के बाद जितने यहाँ पे 8 पे रखेंगे वो बचेंगे, यहाँ पर वो सारे के सारे रखते ही 12 बच जाएंगे आपके। जैसे ही आपके 12 बजेंगे वैसे ही गलत हो जाएगा, फिर बुद्धि खुलेगी। बुद्धि कैसे खुलेगी भैया, इन दोनों परमाणुओं में, कॉपर और क्रोमियम में, इनका बाहरी का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही इनका 1 इलेक्ट्रॉन आया तो जरा कॉपर पे गौर कीजिए, तो 2 8 और यहाँ पे 17 के बाद 1 हो जाएगा, तो 18, उधर बचा 1। बहुत बढ़िया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका पर सही। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पर 1। ये क्रोमियम का सही हो गया। अब बोलेंगे ऐसा हो क्यों रहा है, स्टेबिलिटी के कारण हो क्यों रहा है। स्टेबिलिटी के कारण, स्थायित्व के कारण एटम को स्थायित्व मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए वो कर रहा है। क्योंकि दुनिया में हर कोई स्थायित्व के रूप में रहना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्थायित्व में नहीं रहना चाहता, स्टेबल नहीं होना चाहता। सभी कोई स्थायित्व के रूप में रहना चाहता है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो। इसको भी अगर हम यहाँ से फेंकेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं रुक सकता, जमीन में जाएगा, ऐसे लेट जाएगा, और ऐसे भी नहीं लेट जाएगा, ऐसे भी नहीं लेट जाएगा। जब इसका ये टिक जाएगा किसी पोर्शन में और स्थायी हो जाएगा, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, रख जाएगा, चुपचाप शांत हो जाएगा। यानी स्टेबल होना चाहता है जो भी है। और रही बात, यहाँ आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद हो पा रहे हैं तो आगे की संयोजकता बैलेंसी कहाँ से निकाल पाएंगे। परमाणु क्रमांक भैया रटे रटे गड़बड़ा रहा है, तो उसके लिए हमने आपको बताया है, यादव केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे जो 11th का लेक्चर होंगे 1 2 3 उनमें आप पाएंगे इनके लिए ट्रिक्स बहुत ही आसानी से, जिनको आप परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं बाई ट्रिक के द्वारा। अच्छा, एक बात और, जब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा दिया गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे बनने लगा, मान के चलिए। इसी में प्रॉब्लम थी आपको कि ये काहे इधर से इधर आ गया, इनका एक एक, इनमें तो एक बचा। कोई बात नहीं, स्थायित्व था। अब बोलोगे स्थायी कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसका स्थायित्व का आपको क्लियर यहाँ से हो जाएगा। देखिए, पहली कक्षा अब क्या हो गई, पूरी हो गई। दूसरी कक्षा क्या हो गई, पूरी हो गई। तीसरी कक्षा क्या हो गई, पूरी। अरे पूरी मीन्स इसमें तीसरी कक्षा में 18 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं, यहाँ 2 ही हो सकते हैं, तो पूरा तो है ना, ये पूरा है, केवल एक ही अधूरा है। यहाँ का प्रॉब्लम थी, यहाँ प्रॉब्लम थी, ये भी अधूरा था, ये भी अधूरा था। 2 कक्षाएं अधूरी होने से बढ़िया है केवल एक है अधूरी रहे। तो यहाँ से यहाँ ज़्यादा स्थायित्व है। अब बोलोगे यहाँ कैसे, यहाँ तो ये भी अधूरी
ये भी अधूरी, क्योंकि 13 में तो फुल होती नहीं, 12 में भी फिल नहीं हो रही थी, दो कक्षा यहाँ भी अधूरी थी और यहाँ भी अधूरी हैं, तो का स्थायित्व तो ये आपको मैं जब SPDF समझाऊंगा उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा कि हाँ सही में स्थायित्व तो इसको मिल गया है, यहाँ नहीं मिल पा रहा था। ओके, तो इसको मैं बता दूंगा जब SPDF का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाऊंगा। अभी आपको सिर्फ KLMN में पढ़ा रहा हूँ, जब इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जो आपका SPDF रिलेटेड होगा उस कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख गए। अब जरा थोड़ा 30 से बाहर के निकाल देता हूँ कुछ। मान लीजिए आपके माइंड में आया कि 45 का करना पड़ जाए। कौन सा एटम है हमसे का मतलब 45 का करना पड़ जाए। फिर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में हमको पता है कि 8 रखने के बाद 2 रखना पड़ता है, तो हम सीधी बात है इसके रखने के बाद ही यहाँ पर आए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 18 तक भर सकते हैं। कितने हो गए टोटल, अभी तो हो गए भैया 30 तक। अच्छा 15 बचे हैं, तो अब यहाँ फिर से भरना, 2 के बाद 3 4 5 बढ़ेंगे और यहाँ पर 8 तक आ पाएंगे। 8 के बाद काहे नहीं 9 आएंगे, ये चौथे नंबर की कक्षा है। KLM और ये N 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं चौथे नंबर की कक्षा में। 8 से ज़्यादा काहे नहीं भर सकते, सीधे 32 भरा के भर दें। पूरे 15 जौन बचे सब डाल दें फुर्सत। अब तो 15 नहीं बचे, 9 ठो बचे। काहे 18 18 10 28 28 और 8 36 36 और 10 46, 9 ठो बचे 45 में। अब 9 ठो बचे, यहाँ तो टोटल 32 तक भर सकते हैं। पूरे के पूरे भरा के में घुस जाएं। नहीं, बाहरी कक्षा है, नियम मत बोलो भैया, बाहरी कक्षा है और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो हमें बाहरी कक्षा में 2 रखना पड़ेगा। जैसे ही रखना पड़ेगा रख दिया हमने, 7 ठो बचे। जैसे ही 7 बचे तो सब भरा के हैं यहाँ आ गए 7। जैसे ही बाहर भरा के आए तो हो गया 2 8, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 8 7 15 और यहाँ पर 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस 45 का हो जाएगा बड़े ही आसान तरीके से। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स आपके 118 डिस्क्राइब हैं। अच्छा 118 हैं, पूरे पढ़ना पड़ेगा क्या सर जी? हाँ पूरा पढ़ना पड़ेगा। 11th वालों को पूरा पढ़ना पड़ेगा, 12th वालों को पूरा पढ़ना पड़ेगा और 9th 10th वालों को 30 में काम हो जाना है। 30 में इतना काम हो जाना है कि बहुत ही ज़्यादा काम हो जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। फिर बढ़िया है। 9th 10th वाले तो सोचेंगे चलो ठीक है छुटकारा चला, 30 तक बढ़िया, 30 तक बढ़िया, लेकिन 11 में फिर फंसोगे, पूरे बनाना पड़ेगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 30 तक सबको सीखना होता है। 11th वालों को भी 12th वालों को भी 30 तक ही सीखना पड़ता है और इसके बाद बाय ट्रिक आपको पूरा समझा दिया जाता है, तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और कुछ भी समस्या आने वाली नहीं है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए। तो ये क्लास हो गई आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो इस वीडियो को एक बार पुनः आप देख करके, जब एक बार आप इसको देख जाएं तो पुनः दोबारा इसको ज़रूर देखें कभी मौका लगाकर 1-2 दिन बाद, और जब 2 बार आप क्लियर कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो जाएगा। नोट बनाते चलें, इसको जब नोट करते चलेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा दिया इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और कैसे कैसे किए, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कन्फर्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो आप चेक भी करा सकते हैं, मैं आपको कुछ एलिमेंट्स आपको देता हूं तो आप उनको चेक भी करा सकते हैं। निकिल का करके दिखाइएगा मुझे, और सल्फर का करके दिखाइएगा, फ्लोरीन का करके दिखाइएगा, और यहाँ पर आप मैग्नीशियम का करके दिखाइएगा, ऑक्सीजन का करके दिखाइएगा। ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको मिल चुके हैं, शुरुआत के वीडियो में हैं। शुरुआत में इसी वीडियो में शुरुआत में मैंने इनके दिए हैं, वहाँ से आप एटॉमिक नंबर निकाल के इनके एटॉमिक नंबर से आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप हमको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, बता सकते हैं। और
दिखा सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। ठीक है, ये थी आपकी क्लास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख गए और सीख जाएंगे। 2 बार वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अपना कमेंट भी कर सकते हैं कि कैसा रहा वीडियो, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। नहीं अच्छा है तो वो भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। जो भी है आपके मन में कमेंट कर दीजिए। अच्छा समझ में आ गया तो लिख सकते हैं ठीक है सर, बढ़िया है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल के वाई थ्रू चैनल देखते हैं तो। थैंक यू, ये थी आपकी क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।